हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग पतंग जो कविता है हमारा सेकंड चैप्टर आरोह भाग 2 का, जिसके लेखक हैं आलोक धनवा जी। इस पतंग कविता का पाठ का सार समझते हैं हम लोग कहानी के रूप में। और जो कहानी मैं बता रहा हूँ बस उस कहानी को आप लोगों को याद करना है और प्रत्येक सवाल का जवाब आप लोग आराम से दे देंगे। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना है आप लोगों के लिए, आपसे पूछा जाए पतंग कविता के लेखक कौन है, ध्यान रखना आलोक धनवा जी हैं। और यह जो कविता है यह उनके एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, वहां से लिया गया है। एक बहुत लंबी कविता है। यहाँ हमारा इस कविता का यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में तीसरा भाग दिया हुआ है। इस कविता में क्या बताया गया है? बालक की बाल सुलभ इच्छाओं का बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण किया, वर्णन किया है। यानी कि बाल सुलभ इच्छाओं का बहुत ही अच्छे से यह वर्णन मिलता है। यहाँ कवि ने दो चीजों का, एक चीज का और वर्णन किया है, एक और तो इधर प्रकृति का वर्णन किया गया है और साथ में बालकों की इच्छाओं का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ये जो मौसम है, ये बारिश का मौसम है जिसे भादवा कहा जाता है, वो मौसम जा चुका है और शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का जैसे ही आगमन होता है तो वह ऋतु जो होती है वह बादलों को साफ करते हुए, आसमान को, आकाश को साफ करते हुए आ रही है। क्यों आ रहा है? कारण है कि उस समय ऐसा मौसम बनाया जा सके, वह मौसम पतंगों का भी है और साथ में रंग बिरंगी तितलियों का भी है। तो इसमें हम लोग यह भी जानेंगे किस प्रकार से यह कविता स्टार्ट होती है, किस किस मौसम का यहाँ प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से माह का प्रयोग किया गया है, किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, अच्छे समझना है कि कवि कह रहा है कि सबसे तेज बारिश वाला मौसम भादवा महीना, भाद्रपद महीना जा चुका है और जैसे जैसे दूसरा सवेरा हुआ, भादवा महीना जाने के बाद में जैसे नेक्स्ट सुबह होती है तो वह सुबह कैसी नजर आ रही है? खरगोश की आंखों जैसी लाल लाल नजर आ रही है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। और फिर कहा जा रहा है कि जो शरद ऋतु है वह पुलों को पार करते हुए आ रहा है और साथ में अपनी चमकीली साइकिल को बहुत तेज चलाते हुए आ रहा है और उस साइकिल की घंटी को भी बहुत जोर जोर से बजा रहा है। साथ साथ में वह बहुत रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के इशारे भी करते हुए आ रहा है। किसको? पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को वह अपने पास बुला रहा है। चमकीले इशारों से वह उनको बुला रहा है और आकाश को भी साफ करते हुए आ रहा है, क्योंकि पतंग जो पतला जो कागज है, जो पतंग है हमारा, वो ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमाने ऊपर उड़ सके और बच्चों की किलकारियां और सीटियां ये सब हमें सुनाई दे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि चारों दिशाओं में ढोल नगाड़े बज रहे हों। और यह मौसम किसका है? नाजुक कोमल कोमल रंग बिरंगी तितलियों का भी यह मौसम है। जिस प्रकार से कपास कोमल और लचीली होती है उसी प्रकार से बच्चे का शरीर भी कोमल और लचीला होता है और रंग बिरंगी तितलियों का भी ऐसा ही होता है। अब ये मैंने एक एक शब्दों का यहाँ अर्थ लिख दिया है, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। ये जो व्याख्या है, ये जो मैंने अभी अभी समझाया, देखो व्याख्या बिल्कुल ईजी है। ये मैंने अभी समझाया जो कि मैंने लिखी है कि आप लोग कोई गलती न कर दे। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाएगा पद्यांश देकर के यहाँ से कि कहेगा कौन सी बोली का प्रयोग किया गया, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया। देखो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार तो है ही। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और खरगोश की जैसा सवेरे को लाल लाल बताया गया तो उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। और अनुप्रास अलंकारी है। बिंबात्मक शैली, बिंबात्मक शैली क्या है? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है। शैली बिंबात्मक है। चित्र कैसे छपता है? दृश्य बिंब हो गया, श्रव्य बिंब हो गया, दृश्य श्रव्य बिंब हो गया, गतिशील बिंब हो गया। इस प्रकार का बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है कि बालकों की सुलभ इच्छा और उसकी उमंगों का सुंदर ही चित्रण किया गया है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जन्म से ही बच्चे लाते हैं अपने साथ कपास। कपास को यहाँ कोमलता का प्रतीक बताया गया है। जिस प्रकार से कपास लचीली और चोट सहने में सक्षम होती है, ऐसे ही बच्चे का शरीर कोमल और चोट सहने में सक्षम होता है। और पृथ्वी का प्रत्येक कोना उसके बेचैन
पैरों के पास आता है जब वह बेसुध होकर दौड़ता है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा मुलायम और कोमल होता है, उसका स्पर्श पाने के लिए वह लालायित रहती है। जिस प्रकार से आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो आप स्पर्श करने के लालायित होते हैं ना, वैसे पृथ्वी भी उसके कोमलता को स्पर्श करने की लालायित तो होती है और बेचैन होकर के वह उनके पैरों के पास आ रही है। छतों को भी वह कोमल बना देते हैं अपने पैरों से और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। जिस प्रकार से जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं छतों पे तो चारों तरफ ऐसा नजारा हो जाता है उनकी किलकारियों से, यानी कि ये एक अर्थ तात्पर्य मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ डोर नगाड़े बज रहे होंगे, लेकिन डोर नगाड़े नहीं बज रहे हैं, ऐसा हमें आभास होता है बच्चों की किलकारियों से। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं ढाल की तरह लचीली व्यक्ति, जिस प्रकार से एक पेड़ की डाली होती है लचीली होती है, उसको पकड़ के आप छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से बच्चों का पतंग जब उड़ाते हैं कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं, डाली के वेग की तरह इधर उधर घूमते नजर आते हैं। ये शब्दार्थ है, देख लेना एक एक शब्दों का, ठीक है। हाँ, ये व्याख्या है, पढ़ लेना इसको। अब है छतों के खतरनाक किनारों तक जब वो गिरने से बचाता है उन्हें कोई। जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं तो उन्हें गिरने से वहां कोई नहीं आता है बचाने के लिए, केवल उनका रोमांचित शरीर ही, जो संगीत है, जो उनकी मनोरंजन जब कर रहे हैं उनका मनोरंजन का जो शरीर होता है वही उन्हें केवल वहां बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती महज एक धागे की सहारे, और उन्हें गिरने से और कौन बचा लेती है? पतंगों की धड़कती ऊंचाई। जब पतंग ऊपर उड़ता है तो बच्चे कभी धागे के सहारे कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो कहते हैं ना भगवान ही रखवाला होता है बच्चों का। तो उसी प्रकार एक पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का, जिससे वह धागा, जिसकी सहायता से वो पतंग उड़ता है, वह धागा भी उन्हें कभी कभी बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा अपनी कल्पना के द्वारा वो ऐसा सोच रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे माल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया गया, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका मन कैसा होता है, वो क्या क्या सोच रहे होते हैं, उनकी इच्छाएं क्या क्या होती हैं, उन सभी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास अलंकार है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अगर वो गलती से कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो उन्हें वो बच भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि कपास की तरह वो कोमल और मुलायम होते हैं और वो फिर निडर होकर के नेक्स्ट डे उगते हुए सूरज के सामने फिर से पतंग उड़ाने आ जाते हैं निर्भय होकर के। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी है और भी तेज घूम करके आती है उनके बेचैन पैरों के पास, उनके शरीर का मुलायम मुलायम शरीर का स्पर्श पाने के लिए। व्याख्या देख लीजिएगा, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आपको पतंग कविता अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि इन 5 से 7 मिनट में आपको समझ में आ गई है, जैसा मैंने समझाया वो याद रखना है, और इसको जो व्याख्या है ना, इसको एक बार वापस आप भी पढ़ना है। मेरे बोले गए शब्दों को ध्यान में रखना है और व्याख्या को एक बार पढ़ लेना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सवालों का जवाब सही सही देंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।